हाँ जी बच्चों, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की जो ये क्लास है, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट को स्टार्ट किया। मतलब इनकम टैक्स एक्ट नहीं स्टार्ट किया, टैक्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स होते हैं। और इसके अलावा हमने एक टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। यस या नो? नाउ एवरीवन, आपको कोई भी जवाब देंगे, सब लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है? और मैं इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो इसलिए आप लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो मैं जहां से स्टार्ट किया था, मैं उसी पर ही टॉपिक पे वापस आ जाता हूं। मैंने बताया कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। यस या नो? डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी पार्टी पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल आपके सामने है, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, है ना? और डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जबकि जो कि खत्म हो चुका है, कॉर्पोरेट टैक्स, हाउस टैक्स के बारे में बात की थी। सर, डायरेक्ट टैक्सेस में प्राइजेस पर इनडायरेक्टली, कमोडिटी के प्राइजेस पर इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में तो लगता ही, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज पर है, इसलिए वो डायरेक्टली लगता है। मतलब जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, जीएसटी घट गया तो प्राइस भी घट जाएगा। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। वो आपने देखा कि अगर इनकम टैक्स बढ़ जाए तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड गुड्स की कम कर देते हो, और डिमांड कम होती है तो अल्टीमेटली आपको प्राइजेस भी, सप्लायर को प्राइजेस भी कम करने पड़ते हैं, सो दैट डिमांड अप हो जाए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस पार्शियली रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। डायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड है उसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ टैक्सेबल इवेंट डिस्कस किया था कि कौन सी वो सिचुएशन है जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, ठीक है? अब मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, जो अगला टॉपिक है, वो मैं अब आपके साथ संविधान के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान, जिसकी वजह से हम लोग 26 जनवरी बनाते हैं। 26 जनवरी में आज़ादी नहीं आई थी, 26 जनवरी को संविधान पास हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पास किया गया था, किसके द्वारा? बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नाम तो सुना होगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है? और इनकी वजह से हम लोगों ने एक संविधान पास किया जिसमें हर तरह के पावर्स दी गई हैं, लॉ बनाने की पावर्स दी गई हैं। मतलब आज कोई भी कानून बनता है ना, सब इस संविधान की वजह से बनता है दोस्तों। कोई भी कानून बनता है तो इस संविधान की वजह से बनता है। अगर ये संविधान ही ना हो तो कानून नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टार्ट ऑफ लॉ, ठीक है? मदर ऑफ लॉ कह सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही लॉ को जन्म दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर आर 448 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं बेटा? 448 आर्टिकल्स। नाउ अब आप कहोगे सर, हम लोग तो पढ़ते हैं कि लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉज होते हैं, आप तो कुछ आर्टिकल्स टाइप बोल रहे हो, ये क्या चीज है? आर्टिकल, जैसे लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं बच्चों, संविधान के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो भी एक कानून है, ठीक है? और आर्टिकल्स आर जस्ट लाइक सेक्शंस। 448 आर्टिकल्स जो कि करंटली रनिंग है, चल रहे हैं। 448 आर्टिकल्स में से एक ऐसा आर्टिकल जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं, इस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 246 दोस्तों। नाउ आर्टिकल 246 क्या चीज है? आर्टिकल 246 में लॉ बनाने की पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर दोनों को। समझ में आया? इस आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है? पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। टू
मेक लॉज, कानून बनाने की पावर दी गई है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कौन से कानून कौन बनाएगा इसके बारे में पावर्स दी गई है, आर्टिकल 246। समझ में आया? आर्टिकल 246 के अंदर एक शेड्यूल है दोस्तों, शेड्यूल 7। अब तुम बोलोगे सर ये शेड्यूल क्या चीज होती है? बेटे आप लोगों को याद होगा, आपने अकाउंट्स पढ़ी हुई है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था, पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट अकाउंट्स के अंदर? हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में आता है, लिखा जाता है। कुछ याद आ रहा है आपको? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे लिखा जाता है ना? तो वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 क्या चीज है? सेक्शन में क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि सेक्शन में लिखे जाते हैं वर्डिंग्स। जब कोई फॉर्मेट देना हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई टैबुलर स्टेटमेंट देना हो या कोई डायग्राम देना हो, तो कानून के अंदर उसको शेड्यूल्स में डाला जाता है दोस्तों, शेड्यूल्स में। तो ये है एक वन ऑफ द शेड्यूल, शेड्यूल 7। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं कानून के अंदर, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट 7th शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो आज हम बात करने जा रहे हैं। 7th शेड्यूल के अंदर 3 तरह की लिस्ट बनाई गई हैं। आई होप आप साथ साथ नोट कर रहे हो, अभी नोट ही कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीजें नोट कर सकते हो। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। दोस्तों इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट और इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इज दैट क्लियर? 3 तरह की लिस्ट होती हैं। सेंट्रल यूनियन लिस्ट, जिसकी पावर्स किसके पास है? पावर टू लेवी, पावर टू लेवी। नाउ देयर इज अ न्यू वर्ड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसका नाम है लेवी। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। क्या मतलब होता है? चार्ज करना, टैक्स लगाना। कोई कानून, कोई टैक्स लगाते हैं तो हम उसको लेवी बोलते हैं। समझ में आया? पावर टू लेवी किसके हाथ में है? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर टू लेवी, पावर टू लेवी स्टेट लिस्ट के अंदर किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। पावर टू लेवी कॉन्करेंट लिस्ट में, जो हम लोग लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो लॉ बनाने की पावर बोथ गवर्नमेंट्स के पास है। बोथ मतलब सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोग लिस्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं और लिस्ट 1 में यानी ऐसी कौन से टैक्सेस हैं जिसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, वो यहां से आपको पता चल जाएगा बच्चों। एंट्री नंबर 82, इनकम टैक्स। क्या है एंट्री नंबर 82? इनकम टैक्स। बच्चों कोई भी आपसे सवाल करे कि आज हमारे देश में इनकम टैक्स क्यों लगता है, तो आप लोग जवाब दोगे क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। सर गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आई इनकम टैक्स लगाने की? वो कौन है? संविधान में लिखा हुआ है कि आपको संविधान में लिखी हुई हर एक बात माननी पड़ेगी। जो नहीं मानेगा वो कानूनी जुर्म है। जुर्म, समझ गए बात? तो आपको बात माननी पड़ेगी। और उसके अंदर ये लिख दिया गया संविधान के अंदर कि ये पावर, इनकम टैक्स से रिलेटेड पावर किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर, आपकी इनकम्स के ऊपर टैक्स लगा सकती है और आपसे टैक्स चार्ज कर सकती है। मेरी बात समझ में आई? एंट्री नंबर 82 इज इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 83, नाउ व्हाट इज दिस एंट्री नंबर? एंट्री नंबर बेटा सीरियल नंबर होता है ना, सीरियल नंबर 1 2 3 4। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्ट में एंट्री लिखी जाती है, एंट्री नंबर 1 2 3 4, बात एक ही है। एंट्री नंबर 83 इज कस्टम्स एक्ट। बच्चों आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, याद है पिछली क्लास में मैंने आपको टैक्सेबल इवेंट करवाया था, वहां पे बताया था कि कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब भी हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर्स आज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो कहां से है? एंट्री नंबर 83
ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? सो इस तरीके से उनकी पावर्स डिजाइन की गई हैं, पावर्स दी गई हैं। अदरवाइज आज कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगा पाते सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 84, देखो जो मैं अब ये बात करने जा रहा हूं 84 के बारे में, 84 इज सेंट्रल एक्साइज। हालांकि ये अब कानून क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, क्योंकि सिर्फ अब 2 प्रोडक्ट पे रहता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। सेंट्रल एक्साइज किन 2 प्रोडक्ट्स पे लगता है, फटाफट बताओ, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस 2 प्रोडक्ट्स पे लगता है? हाँ जी, पहला टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको आइटम्स, और दूसरा पेट्रोलियम आइटम्स। मैंने आपके साथ डिस्कस की थी टोबैको एंड पेट्रोलियम। वेरी गुड। तो एंट्री नंबर 84 सेंट्रल एक्साइज। एंट्री नंबर 92A विच इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, मैंने आपको बताया था ये भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। हालांकि ये पावर्स भी किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। एक एंट्री थी खाली एंट्री, रेजिडुअल एंट्री थी ये, जिसमें जो भी टैक्सेस आपके लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में इंक्लूडेड नहीं है वो लिस्ट 1 के अंदर कवर कर दिए जाते थे। एंट्री नंबर 97, टैक्सेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 एंड 3। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर एक गवर्नमेंट ने, मतलब उस टाइम पर भीमराव अंबेडकर जी ने सोच लिया था कि एक ऐसे खाली एंट्री छोड़ दो कि कल को कोई टैक्स लगाना हो हम लोग लगा सकें। और जी हां, इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया गया। पता है किसमें? सर्विस टैक्स के अंदर, क्योंकि सर्विसेज पे टैक्स लगाना था जो कि फ्यूचर में डिसाइड हुआ था। B.R. अंबेडकर जी के टाइम पर नहीं, बाद में डिसाइड हुआ कि सर्विसेज पे भी टैक्स लगाएंगे हम, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सर्विस इंडस्ट्री बन गए थे। पहले हम एग्रेन इंडस्ट्री थे, एग्रीकल्चर में थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, ठीक है, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से हम सर्विस सेक्टर में चले गए। अब जब सर्विस सेक्टर में चले गए तो गवर्नमेंट ने सोचा सर्विसेज पे भी क्या लें हम लोग, सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स के लिए इस पावर्स का इस्तेमाल किया गया था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती। अब आपको बस याद रहे कि इसमें से ऐसे कौन से टैक्स लॉ हैं जो फिनिश हो गए हैं। मैं यहां पर इसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस लगा देता हूं, आप भी लगा दो। मेरी बात समझ में आ गई? ये कंप्लीटली फिनिश्ड है। सेंट्रल एक्साइज सिर्फ 2 आइटमों के लिए, बस वो याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा सर और भी कोई है? देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें तो जो मेन पढ़ना है वो ये है। एंट्री नंबर 51 is state excise, 53 is electricity tax, 54 was VAT। अगेन इनमें से जो 54 है दोस्तों, आपको याद होगा इंट्रा स्टेट सेल पर यानी विद इन द स्टेट वैट लगाया जाता था, याद आ रहा है? सो ये जो वैट है, ये वैट अब क्या हो चुका है दोस्तों, फिनिश हो चुका है, आप लोग जानते हो, ठीक है। वैट फिनिश हो चुका है, सिर्फ 2 आइटम्स को छोड़ के। बता दो कौन सी 2 आइटम्स जिसके ऊपर वैट लगता है? कौन सी वो 2 आइटम्स हैं जिसके ऊपर वैट लगता है? पहली एल्कोहलिक लिकर और दूसरी पेट्रोलियम आइटम। जी हाँ, वैट लगता है एल्कोहलिक लिकर पर और पेट्रोलियम आइटम। परफेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नाउ लिस्ट 1, लिस्ट 2 इज देयर और इसके बाद आ जाती है लिस्ट 3। तो दोस्तों इसके अलावा भी कोई टैक्स हैं? जी हाँ, बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस हैं, बट हम लोग अभी वो सारे डिस्कस नहीं कर सकते। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सर ऐसा भी एक लिस्ट बनाई जिसकी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दी और स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। अब आप समझते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है नरेंद्र मोदी जी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल। तो ये दोनों को पावर्स दे दी गई। अब जब दोनों को पावर्स दे दी गई तो भाई साहब आप समझ सकते हो
एक टाइम एक मतलब दोनों तलवारें लेके खड़े हो जाएंगे आपस में लड़ने के लिए, बोलो हाँ या ना, ठीक है, और टैक्स एक जगह पे पड़ा हुआ है, दोनों को लेना है, तो कितना मुश्किल है ना ये काम। तो इसीलिए पावर टू लेवी दोनों को देना बहुत ही मुश्किल था। इसी रीजन से B.R. अम्बेडकर जी ने इसमें कोई कानून डाला ही नहीं, टैक्स वाला कानून नहीं डाला। मतलब कोई टैक्स ऐसा नहीं है जिसमें दोनों पावर्स हो, दोनों के पास पावर्स हो, तो वो टैक्स ही नहीं डाला। अच्छा सर, फिर ये क्यों बनाया गया था? सर इसमें और बहुत सारे लॉज थे ना, जैसे कि सिविल प्रोसीजर्स, हर स्टेट के अपने ही सिविल के कानून होते हैं, सिविल प्रोसीजर्स, ठीक है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर होती है, वो दोनों चेंज कर सकते हैं उस कानून को। सिविल के पावर्स हो गए, सिविल लॉज हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका इंडियन पीनल कोड, पुलिस के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपको दिल्ली में अलग मिलेंगी, हरियाणा में अलग मिलेंगी, यूपी में अलग मिलेंगी, पंजाब में अलग मिलेंगी, अलग अलग हैं, समझ में आया। आईपीसी कोड्स जो हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। सिविल प्रोसीजर्स आईपीसी हो गया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके बनाएगी। मतलब ये चाहे तो सेम रख लें, चाहे तो अलग अलग कर लें, बट सेंट्रल और स्टेट के अपने क्या होंगे, खुद की मिक्सचर रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रख दिया सबके लिए, आईपीसी कोड जो कि है, और उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ डेवलपमेंट्स या कुछ चेंजेस करने जरूरी हैं तो वो करवा दिए। तो यहां पे दोनों के पास पावर्स हैं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, समझ गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर, जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के भी अपने प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होंगे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर। तो बेसिकली ऐसे कुछ कानून हैं जो कानून लिस्ट 3 में डाले गए, टैक्सेस को छोड़ के। इसको छोड़ के, टैक्सेस को छोड़ के। मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? तो बेसिकली लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 तरह की लिस्ट बनाई गई। और आप देख सकते हो कि यहां पर कहीं पर भी आपको जीएसटी लगाने की पावर नहीं दिख रही है ना, क्योंकि जीएसटी लगाने की पावर कभी पहले थी ही नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जीएसटी हम लोग लगा सके? बेटा जीएसटी लगाने के लिए गवर्नमेंट को एक नया आर्टिकल बनाना पड़ा, आर्टिकल 246A, टू लेवी जीएसटी। बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया आर्टिकल बनाया, अमेंडमेंट किया संविधान के अंदर। अब अमेंडमेंट कैसे किया जाता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कानून पास होता है। हाँ जी, कानून कैसे पास होता है आपको पता है? कोई भी कानून होता है उसके लिए सबसे पहले बिल बनाया जाता है। वो जो बिल है, वो बिल से एक्ट बनने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज लोकसभा से पास करवाओ, दूसरा स्टेज राज्यसभा से पास करवाओ, तीसरा स्टेज प्रेसिडेंट का असेंट, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो 3 स्टेजेस पास होते हैं तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग जानते हैं ये बात। और बिल्कुल वैसे ही संविधान में भी कुछ अगर अमेंडमेंट कराना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर कुछ चेंज करवाना है तो पहले वो चर्चा लोकसभा में जाएगी, फिर वहां से अप्रूवल मिलने के बाद राज्यसभा जाएगी, फिर राज्यसभा से अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट का असेंट होगा और फिर जाके ये कानून बन जाएगा। मतलब बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? हाँ जी एवरीवन, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये है संविधान। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं इसी में से एक कानून की, हम बात कर रहे हैं इसी में से एक कानून की, और वो है इनकम टैक्स एक्ट। इस कानून की बात आज हम करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ, ये वो एक्ट है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा इंट्रोडक्शन है आज। और इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, ये जो 1961 है, पता है आपको क्यों लगता है? कोई भी कानून के अंदर वो ईयर क्यों लग जाता है? जिस ईयर में वो बिल एक्ट बनता है उस ईयर को हम लोग एक्ट के साथ जोड़ देते हैं।
मतलब ये 1961 से ये इनकम टैक्स एक्ट क्या हो गया होगा, पास हो गया होगा। पहले ये बिल था और फिर ये इनकम टैक्स एक्ट क्या हो गया होगा, पास हो गया होगा। इज दैट क्लियर? तो 1961 में पास हुआ, बट हालांकि ये एप्लीकेबल कब से हुआ, एप्लीकेबल ऑन और आफ्टर 1/4/1962। दोस्तों 1/4/1962 के बाद से ही ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। समझ में आया बात? चलो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आती है। और बिल एक्ट कैसे बनता है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट। नाउ एवरीवन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने सेक्शंस हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। 298 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस। तो बच्चों, जो बच्चा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ढूंढ रहा है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही बनेंगे, इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है। और कितने स्केड्यूल्स हैं? 14 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं? 14 स्केड्यूल्स हैं। नाउ 14 स्केड्यूल्स, अगेन स्केड्यूल का मतलब क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। शेड्यूल बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बोलते हो, ठीक है, 2013 में, एग्जैक्टली वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जिसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं, टेबल्स दिए हुए हैं, लिस्ट दी हुई हैं, वो 14 शेड्यूल्स बनाए गए। समझ में आ गई बात? हमने 298 सेक्शंस पढ़ने हैं और 14 शेड्यूल्स पढ़ने हैं। तो आपको अगर लग रहा है 298 सेक्शंस पढ़ लोगे तो आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। सेक्शन के बाद पढ़ना पड़ता है सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद पढ़ना पड़ता है क्लॉज, क्लॉज के बाद पढ़ना पड़ता है सब क्लॉज, और इसके अलावा कुछ होते हैं एक्सप्लेनेशंस जो कानून के अंदर होती हैं। एक्सप्लेनेशंस के अलावा प्रोवाइजोज होते हैं। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शंस, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शंस, ये होती हैं एक्सेप्शंस कानून के अंदर। एक्सप्लेनेशन क्या होता है बच्चों? क्लैरिफिकेशन, है ना, क्लैरिफिकेशन। कानून की क्लैरिफिकेशन को हम एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। और किसी चीज के, किसी भी कानून की प्रोवाइजो का मतलब है प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइडेड फॉर बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट, सॉरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइडेड दैट। एक्सेप्शन, बेसिकली कोई भी कानून का एक्सेप्शन। तो हर एक कानून में कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा, तो वो एक्सेप्शन यहां पे पड़ा। सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है, रूल्स भी होते हैं कुछ क्लॉजेस के अंदर, और फिर उसके अंदर सब रूल भी होते हैं। तो आपको अगर लग रहा है आप ये सब पढ़ लोगे, 298 सेक्शंस प्लस सब सेक्शंस प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज प्लस रूल्स प्लस सब रूल प्लस एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोवाइजोस, एक ही साल के अंदर, मतलब आप अपने एग्जाम्स जो दे रहे जा रहे हो उसके लिए, तो आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके कोर्स को कुछ पार्ट जो है वो आपका अभी वाले लेवल में है, यानी इंटरमीडिएट लेवल में, और कुछ पार्ट इंटरमीडिएट या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल में, और कुछ पार्ट आपके फाइनल या प्रोफेशनल लेवल में। समझ में आया बात? तो इसीलिए सारा पार्ट आपको अभी नहीं करना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। नाउ एवरीवन, याद रहे इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शन। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ सेक्शन, सब सेक्शन और क्लॉज का डिफरेंस बता दूं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि कुछ टीचर्स जो हैं सेक्शन 2 के आगे जो भी आता है इसको, वैसे तो देखो, वैसे तो ब्रैकेट्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं, सेक्शन के आगे वाले ब्रैकेट्स को हमेशा क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। बट आपने सुना होगा कुछ टीचर्स को ये बोलते हुए कि ये क्लॉज है। क्या है ये? क्लॉज है। तो एक्चुअल में ये क्लॉज ही है बच्चों। इनकम टैक्स में सेक्शन 2 होती है डेफिनेशंस। क्या होती हैं? डेफिनेशंस। इज दैट क्लियर? इनकम टैक्स में सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इनफैक्ट सारे कानून में 90% कानून के अंदर, 99% कानून में एक या दो कानून ऐसे होंगे जिसमें सेक्शन 2 में ना डेफिनेशन देकर 3 में दे दी। जनरली सेक्शन 2 में डेफिनेशंस। अब जनरली सेक्शन 2 में अगर डेफिनेशंस हैं तो सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस होंगी वो क्या होगा? 2(1) बताओ, 2(2) बताओ, 2(3) बताओ। ये अलग अलग होंगे, बोलो हाँ या ना। इनका क्या आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन होगा? मुझे बताओ, मेरी बात को समझना। क्या ये 2 क्लॉज, ये 2 ब्रैकेट में जो 2 लिखा हुआ है, क्या इसका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन होगा? मैं आपको बताता हूं, मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। डेफिनेशंस के अंदर
2 क्लॉज 7 होगा, 2 क्लॉज 9 होगा, 2 क्लॉज 7 हो गया आपका असेसी, 2 क्लॉज इनफैक्ट 8 भी है, 8 इज असेसमेंट। अब ये नाम सिमिलर हैं बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको 2.9 या 2.8 पढ़ना पड़े, समझ गए बात। 2.8 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको 2.8, 2.7 या 2.9 पढ़ना पड़े। तो जो भी है ये बातें सब इंडिविजुअली हैं। इंडिविजुअली का मतलब है एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब कभी ब्रैकेट्स का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता हम इसको क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। मेरी बात को याद रखना और हमेशा अप्लाई करना, कानून के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है। ये सिर्फ इनकम टैक्स के लिए नहीं है, हर तरह के कानून के लिए, ठीक है। अब कोई टीचर बताता है, कोई टीचर नहीं बताता है, मैंने आपको साथ ही साथ क्लैरिफाई कर दिया कि ये क्लॉज बोला जाएगा। कब बोला जाएगा? जब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं मान लो सेक्शन नंबर 5 की, मैंने आपसे पूछा सेक्शन नंबर 5 में क्या लिखा है, तो आपने बोला सर सेक्शन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के अंदर ये लिखा है, 5 के सेकंड पार्ट में ये लिखा है, 5 के थर्ड पार्ट में ये लिखा है। और ऑब्वियसली जब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेक्शन 5 में क्या लिखा है तो आप ऑब्वियसली तीनों पार्ट्स बताओगे, बोलो हाँ या ना। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है तो आप मुझे तीनों पार्ट्स बताओगे ना, 5(1), 5(2), 5(3). इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सब सेक्शन। क्या बोलेंगे? सब सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कनेक्टेड, कनेक्शन होगा इनका आपस में। दिस इज वाई हम इसको सब सेक्शंस बोलते हैं और इनको क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए और आज के बाद से कभी भी मत भूलना, कभी भी जिंदगी में मत भूलना, क्योंकि ये आपको याद ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप लोग कभी भी देखोगे बहुत सारी चीज़ों में हम क्लॉज बोलेंगे और बहुत सारी चीज़ों में इन ब्रैकेट्स को हम सबसेक्शंस बोलेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कभी आप सबसेक्शन बोलते हो कभी क्लॉज, तो दोनों चल सकते हैं क्या? तो मैं उनको बताऊंगा कि बच्चों जहाँ पे इन ब्रैकेट्स का दूसरे ब्रैकेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो हम उनको क्लॉज बोलेंगे, और जहाँ पे एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट के साथ रिलेशन है मतलब वो कनेक्टेड हैं तो यस मैं इनको सबसेक्शंस बोलूँगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आगे बहुत ही काम आनी चाहिए। हाँ जी, तो एवरीवन हम कहाँ पे थे? हम लोग कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूं। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना ना। देखो दो वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रीवियस ईयर होता है और एक असेसमेंट ईयर होता है। और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का देखो, असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हम अपनी ITR फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? ITR। बच्चों पता है आपको? इनकम टैक्स रिटर्न। हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपनी इनकम्स की डिटेल्स गवर्नमेंट को देते हैं, इनकम्स की डिटेल्स गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट क्या करता है? हमारी इनकम्स को असेसमेंट करता है। असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट? कंप्यूटेशन। ठीक है, हम अपनी इंफॉर्मेशन, इनकम की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं एवरी ईयर, और अगर मैं इस साल में दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को इनकम की, तो इस साल की नहीं दूंगा, पिछले साल की दूंगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर इज इनकम ईयर। प्रीवियस ईयर इज इनकम ईयर। इस ईयर में मैं इनकम कमाता हूं और इसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट ईयर में देता हूं जिसको मैं असेसमेंट ईयर बोलता हूं। की डिटेल्स मैं नेक्स्ट ईयर में देता हूं जिसको मैं असेसमेंट ईयर बोलता हूं। यूएसए के अंदर प्रीवियस ईयर नाम से कोई वर्ड नहीं है, वहां पर इनकम ईयर और टैक्स ईयर वर्ड यूज किया जाता है। समझ रहे हो? वहां पे क्या वर्ड यूज किया जाता है? इनकम ईयर और टैक्स ईयर, यूएसए के अंदर। इसी लैंग्वेज को वो यही कहना चाहते हैं। हम बोलते हैं हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, हमें इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है आपसे। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अब देखो इनकम ईयर, टैक्स ईयर, कितने बेसिक लोग हैं यार जिंदगी में, हमारे वर्ड ही अलग है, टेक्निकल। असेसमेंट, समझा? किसी ने सोचा होगा असेसमेंट वर्ड भी कुछ होगा, तो हम लोगों ने एक नया ही वर्ड इजाज कर दिया, प्रीवियस ईयर असेसमेंट।
तो असेसमेंट ईयर इज द टैक्स ईयर, जिस ईयर में हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट क्या करेगा, हमारा कंप्यूटेशन करेगा, टैक्स कितना बनता था, वो ये सब चीजें देखेगा। इसीलिए हम उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और उस असेसमेंट ईयर में जो इंफॉर्मेशन देनी है वो इनकम ईयर की इंफॉर्मेशन देनी है, यानी पिछले साल की इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो ये समझ में आता है। मैं कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे कह सकते हो कि दैट प्रीवियस ईयर इज इनकम ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज टैक्स ईयर। तो बेसिकली यूएसए में ये बोला जाता है, आप उसको ऐसे ही याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ जाना जरूरी है। नाउ इनकम ईयर, टैक्स ईयर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं बोलता हूं असेसमेंट ईयर 2021-22, देन व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर। हम 21-22 में जो इनकम की डिटेल्स देने वाले हैं वो किस साल की इनकम्स की डिटेल देने वाले हैं, 2020-21। इसका मतलब हुआ कि 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक मैंने जो भी पैसे कमाए हैं, 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 21 तक मैंने जो भी पैसे कमाए हैं उसकी डिटेल्स मुझे गवर्नमेंट को देनी है 21-22 में। तो बोलते हैं आईटीआर वाला ईयर। समझ में आती है बात? इज दैट क्लियर? तो 2021-22 जिसको हम टैक्स ईयर बोलते हैं, इस ईयर में हम 2020-21 की इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये होता है इनकम ईयर और एक होता है टैक्स ईयर। तो बता दो, अब मुझे आप आंसर दोगे, मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर 2016-17, देन व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर। बताओ। असेसमेंट ईयर 16-17, देन व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर। 15-16 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक बात। आगे आ जाते हैं। असेसमेंट ईयर 2020-21, then what will be the previous year? (1920). कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर, बहुत ही आसान है सर, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा, प्रीवियस ईयर 2018-19, देन व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर। बिल्कुल सही बात, 1920। ठीक है जी, समझ में आ गई है। मेरे को लगता है आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। अब कभी दिक्कत नहीं होगी सर। ये किसने, मानसी चौहान ने लिख दिया है 17-18। मानसी बेटा क्या कर रही है, गुस्सा दिला रही है मुझे। 18-19 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर बताना था तो अगला ही साल होगा ना। तो 1920। ओके मानसी, डन। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ एवरीवन, जो आज एक और मैं बात करने जा रहा हूं वो एक और बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बच्चों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट को समझने से पहले डिपार्टमेंट पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन होते हैं हम लोग, मतलब हम लोग सुनते हैं कमिश्नर, कमिश्नर के मतलब क्या बात है यार, कमिश्नर की कितनी एक रेपुटेशन होती है, ये होता है वो होता है। तो हम लोग उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी कौन से ऑफिसर्स होते हैं। सबसे पहला जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो नीचे से स्टार्ट होता है। बट अगर मैं हायर अथॉरिटी की बात करूं तो सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी कौन है किसी भी चीज में? सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि कोई डिसीजन नहीं लेती रिलेटेड टू इनकम टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के इस वक्त के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसके नीचे आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसके नीचे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत सारे काम होते हैं, टैक्स ही नहीं देखते वो, बहुत सारे और काम भी देखते हैं। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे आपको याद होगा मैंने एक बोर्ड का नाम लिया था, उसी के नीचे ये बोर्ड आता है जिसका फुल फॉर्म आपको ही बताना है। मुझे बता दो क्या इसकी फुल फॉर्म है। CBDT, याद आ रहा है सबको? CBDT की क्या फुल फॉर्म है? हाँ जी बच्चों, क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यस, वेरी गुड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यस, तो यहां से अगर मैं सोचूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। वो मैंने अथॉरिटी बोल दी है, मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कुछ चेंजेस करते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये दे आर द अथॉरिटीज। बट CBDT इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट वाइज। अगर मैं देखूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो भी तरह की पावर्स हैं सारी इनके हाथ में, इनकम टैक्स से। अब CBDT के नीचे कौन होता है? CBDT के नीचे होते हैं चीफ कमिश्नर। कौन होते हैं? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर चीफ कमिश्नर को हम लोग शॉर्ट में CCIT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CCIT। चीफ कमिश्नर के नीचे काम करते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और इनको हम लोग शॉर्ट में CIT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे काम करते हैं एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर, अब देखो नाम से तो ये कमिश्नर ही है और वो भी एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, बट ये क्योंकि एक्स्ट्रा है तो इसी रीजन से ये कमिश्नर के नीचे ही बैठेगा। एडिशनल कमिश्नर के नीचे जो पावर्स हैं, जो कम पावर्स हैं, वो एडिशनल कमिश्नर से भी कम पावर्स वो हैं जॉइंट कमिश्नर की। अब देखो नाम से तो जॉइंट कमिश्नर जो लग रहा है वो कमिश्नर के जॉइंट है ना, बट स्टिल ये एडिशनल कमिश्नर से भी कम पावर्स रखता है। जॉइंट कमिश्नर के नीचे असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, ये दोनों पोस्ट होती हैं। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इज मतलब असिस्टेंट कमिश्नर बड़ा है और डेप्यूटी कमिश्नर छोटा है। वैसे तो ऐसा होता है, बट पावर्स लगभग सेम होती हैं। 99% लगभग पावर्स सेम होती हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक ही पोस्ट की तरह कर दो, ACD, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ACDC। ACDC के नीचे इनकम टैक्स ऑफिसर्स। इनकम टैक्स ऑफिसर्स शॉर्ट में बोल सकते हैं ITO दोस्तों, ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर्स। जी हाँ, ये ही वो लोग हैं जो आपके घर, फैक्ट्री, गोडाउन, मतलब कहीं भी छापा मारते हैं। तो ये लोग वो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ITO। आपने वो मूवी देखी होगी दोस्तों, स्पेशल 26। स्पेशल 26 में वो जो 26 की बात कर रहे हैं, या फिर नहीं, स्पेशल 26 में आपने वो देखा होगा अक्षय कुमार को। वो बेसिकली कौन लोग हैं जो जगह जगह छापे मारते हैं? आपको लगता है कमिश्नर है वो? नहीं, वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स है। आपने देखा इनकम टैक्स ऑफिसर होते हुए भी कितनी पावर्स हैं, बड़े बड़े लोग भी उनको सलाम मार रहे हैं। सर रेपुटेशन तो कुछ ऐसी है, क्योंकि डर होता है, डर उनको सलाम दिलवाता है। समझ रहे हो बात? इनकम टैक्स ऑफिसर्स की ये पोस्ट बहुत ही बड़ी है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स नाम से मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं रैंक वाइज देखूं तो ये सबसे नीचे ऑफिसर्स हैं, सबसे छोटा ऑफिसर। मतलब पुलिस में जैसे हवलदार होता है, ये बिल्कुल वैसा ही ऑफिसर है। बट और अगर आप देखो ध्यान से तो ये वही ऑफिसर है जो आपके घरों पे जाएगा, आपसे बात करने जाएगा, तो हर तरह की इंस्पेक्शन यही करता है। ठीक है जी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स। सर इनकम टैक्स ऑफिसर्स के नीचे भी कोई काम करते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, इंस्पेक्टर्स। कौन होते हैं? इंस्पेक्टर्स। तो बेसिकली जो छापे मारते हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ कौन होते हैं? इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्शन करने वाले, वो लोग जो दीवारों को टेस्ट करते हैं, देखते हैं दीवारों पे आवाज कैसी आ रही है, अंदर तो नहीं है पैसा, दीवारों को तोड़वाते हैं, इंस्पेक्टर्स।
पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है भाई, इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर्स अलग से रखे जाते हैं, और इंस्पेक्टर्स हो गए, क्लर्क हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब ये। तो बेसिकली हमारा ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो हमारी लास्ट रैंक है, लास्ट रैंक ऑफ गेजेटेड ऑफिसर। बच्चों आपको पता है ना, आपको कोई भी सीए हो, सीएस हो या सीएमए के एग्जाम फॉर्म होते हैं या कुछ होते हैं, उसमें सिग्नेचर कराने होते हैं, उसमें लिखा होता है गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर कराओ। या फिर मतलब अगर आप सीए हो, सीए के एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो सीए का चाहिए होगा, और अगर सीएस का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो सीएस का चाहिए होगा, अगर सीएमए का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो सीएमए का चाहिए होगा सिग्नेचर, है ना। या फिर ऑब्लिक डाल के गेजेटेड ऑफिसर भी लिखा जाता है। गेजेटेड ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आर गेजेटेड ऑफिसर्स, और ये लास्ट रैंक का गेजेटेड ऑफिसर। समझ में आई बात? तो मतलब इनकी भी पावर्स हैं, इनके पास पावर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोले जाते हैं। ये बात समझ में आती है? आई होप इतनी बड़ी जो लिस्ट है वो आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो ये लिस्ट आपको समझ में आ गई है पूरी की पूरी। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, अब सवाल अगला ये है कि सर इनमें से सर कौन से वो लोग हैं जो हमारी इनकम्स को कैलकुलेट करते हैं? तब इनमें से कौन से वो लोग हैं जिनके पास ये राइट है कि हमारी इनकम्स को कंप्यूट करने का और वो बताने का कि टैक्स कितना बनता है, और हम लोगों ने अगर गलत जमा करवाया तो वो सब चीज़ें इनमें से कौन है सर? बेटा बेसिकली हम लोग अपनी लैंग्वेज में इनको असेसिंग ऑफिसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसिंग ऑफिसर्स। इनकम टैक्स में ये वर्ड याद रखने हैं आपको, असेसिंग ऑफिसर्स। तो क्वेश्चन है हु ऑल आर एओ? असेसिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? तो बेसिकली असेसिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, मतलब आपकी इनकम्स पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो कौन करेगा आपकी इनकम्स पे टैक्स कैलकुलेट? कौन लगता है आपको? लगता है नरेंद्र मोदी जी को कॉल करें, नरेंद्र मोदी जी मेरी इनकम पे टैक्स कितना है बताना? आपको लगता है वो करेंगे? निर्मला सीतारमन जी प्लीज बताना, आपको लगता है वो करेंगे? सीबीडीटी के चेयरमैन, हाँ जी आप प्लीज हेल्प कर दो, आपको लगता है वो करेंगे? सर मैं तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जानता हूं, एडिशनल कमिश्नर को जानता हूं, चीफ कमिश्नर को जानता हूं। जान पहचान से कुछ नहीं होगा, आपकी भी इनकम्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, और वो सबसे पहले पावरफुल, सबसे पहले जो पावर है वो होगा आईटीओ के पास। हालांकि इसकी रैंक असेसिंग ऑफिसर्स में सबसे निचली रैंक है, रैंक 3, बट सबसे पहले आपको मिलने यही आते हैं, सबसे पहले आपको मिलने ये नहीं आते हैं। और अगर इनसे काम ना हो पाए, अगर इनको समझ ना आ पाए, इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो कंप्यूटेशन के अंदर, तो आईटीओ के बाद अगले स्टेज पर एसीडीसी को फाइल संभाल दी जाती है। आईटीओ आता है, आईटीओ कहता है सर मुझसे तो कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो वो अपने सीनियर को मिलता है, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, उनको दे देता है कि सर ये प्लीज आप देख लो। तो एसीडीसी इज रैंक 2, एसीडीसी इज रैंक 2 बेसिकली। तो आप उनको दे देते हो कि सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बता दो सर कैसे इनकम टैक्स को इसको कंप्यूट करना है। सर अगर एसीडीसी से भी नहीं हो पाता तो फिर एसीडीसी लास्ट में फाइल थमा देता है, किसके हाथ में? जेसी के हाथ में, रैंक 1। सो बेसिकली असेसिंग ऑफिसर्स में रैंक 1 है जेसी की, रैंक 2 है एसीडीसी की, और रैंक 3 है आईटीओ की, रैंक 3 है आईटीओ की। मेरी बात समझ में आई? 3 रैंक्स जो मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ एओ यानी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब है बाकी सारे काम करना वो सब चीजें देख रहे हैं, बट कंप्यूटेशन में चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर खुद नहीं एंटर करेगा, खुद एंटर करेगा ही नहीं। मतलब जो भी है ज्वाइंट कमिश्नर जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, वो ये कहेंगे ज्वाइंट कमिश्नर जो भी कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा। हाँ अगर ज्वाइंट कमिश्नर चाहे तो वो अपने सीनियर से यानी चीफ कमिश्नर से, कमिश्नर से, एडिशनल कमिश्नर से क्या ले सकता है? सजेशन ले सकता है। सजेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सजेशन ले ले, बट डिसीजन ज्वाइंट कमिश्नर का चलेगा, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज एओ हु ऑल आर असेसिंग ऑफिसर्स। मेरी बात समझ में आ गई? रैंक 1
जेसी रैंक 2, एसीडीसी रैंक 3, आईटीओ। और आईटीओ जो है वो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करेगा, उससे ना हो पाए तो एसीडीसी, एसीडीसी से ना हो पाए तो जेसी। अब जेसी जो कह दे वो मानना पड़ेगा। अब मान लो आपका इनकम टैक्स है और गवर्नमेंट ने कह दिया आपका इनकम टैक्स 5 लाख रुपए बनता है, जमा करवाओ। गवर्नमेंट ने कह दिया मतलब जेसी ने कह दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला जेसी इज द लास्ट पर्सन जो आपके टैक्स को कंप्यूट करेगा। तो जेसी ने बोल दिया, उसने अपना डिसीजन दे दिया कि नहीं जी नहीं, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, बस करवाओ, टैक्स जमा कराओ 5 लाख। तो असेसी नाउ एक वर्ड और है जिसके बारे में मैं साथ साथ बता देता हूं। असेसी, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। हालांकि मैं इसकी बाद में डेफिनेशन बताऊंगा, अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना ही नोट कर लो। असेसी का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। ऐसा कोई पर्सन जिसको टैक्स लायबल होता है, जिसको टैक्स पे करना पड़ता है, लायबिलिटी होती है उसके ऊपर, हम उसको असेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसी। ठीक है जी, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। नाउ एवरीवन, एक बात को समझना, मैंने बोला जॉइंट कमिश्नर जो कह दे वो बात माननी पड़ती है। आप असेसी हो, आपको बोला गया 5 लाख का टैक्स जमा करवाओ, और आप क्या कहते हो कि नहीं सर, मैंने खुद कैलकुलेट किया है, मेरा 1 लाख का टैक्स बनता है, आप जबरदस्ती मुझसे 5 लाख ले लोगे? नहीं सर, मैं तो नहीं दूंगा। तो असेसी क्या करेगा? असेसी किसको अप्रोच करेगा, किसके पास जाएगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर रखा है, कमिश्नर की बराबरी का एक और कमिश्नर। जी हां, एक और कमिश्नर, जिसको बोलते हैं कमिश्नर अपील्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कमिश्नर अपील्स। तो कमिश्नर अपील्स वो इंसान है जो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और फिर अपना रिप्लाई देगा। सॉरी, इज दैट क्लियर? कमिश्नर अपील आपकी बात समझेगा। अब कमिश्नर अपील के पास आप गए, आपने सब कुछ बताया, बट कमिश्नर अपील कहता है कि नहीं, मेरा डिपार्टमेंट सही है, आप गलत हो, आपको 5 लाख ही देने हैं। अब आप क्या करोगे? कमिश्नर अपील ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो कमिश्नर अपील के बाद आप जा सकते हो, कहां जा सकते हो? इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। इसके पास जा सकते हो, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। जी हां, ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस को देखता है। समझ रहे हो मेरी बात? इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस को देखता है आईटैट, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आप चले जाओ, कमिश्नर अपील से केस हार गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईटैट हमारी बात सुनेगा, जो इनकम टैक्स का ही ट्रिब्यूनल है। उनके पास गए, वहां पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं ट्रिब्यूनल में, और वो लोग आपका डिसीजन लेंगे। बट उन्होंने भी ये बोल दिया फाइनली कि नहीं, हमारा डिपार्टमेंट सही है, आप गलत हो, आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। सर अब क्या करें? अब तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी साथ नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रोने की जरूरत नहीं है, अगला स्टेज है हाई कोर्ट। कहां चले जाओ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। ठीक है सर, हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने डिसीजंस लिए। हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल सही है, आपको 5 लाख ही देने पड़ेंगे। आपका फिर रोना धोना स्टार्ट, सर ये क्या है? मतलब मैं इतने लोगों के पास गया तब भी मेरी बात नहीं माने, कोई तो होगा जो मेरी बात मानेगा। हाई कोर्ट के बाद आप चाहो, और अगर कोर्ट के कानून अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हो, तो हाई कोर्ट के बाद आप जा सकते हो एक सुप्रीम अथॉरिटी में, और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आप लोग सुना होगा नाम, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट कह देता है, इवन प्रेसिडेंट भी उसकी बात सुनता है, समझता है, मानता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट से ऊपर 2 पावर्स हैं, किसी की डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना, या लाइफ इंप्रिजनमेंट को डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट करना। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो उसके डिसीजन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये वाले 2 डिसीजंस को चेंज कर सकता है। जैसे किसी को उम्र कैद दी है तो उसको फांसी की सजा दे सकता है, और अगर किसी को फांसी की सजा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको वो उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स हैं।
इसके अलावा उसके पास कोई पावर्स नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। यहाँ कहाँ डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट कुछ भी नहीं है। सो कमिश्नर अपील से केस हार गए तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से केस हार गए तो हाई कोर्ट से केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए तो भाई साहब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहाँ चले जाना? घर चले जाना चुपचाप और सो जाना प्लीज। घर, कोई और ऑप्शन नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से अगर केस हार गए तो आपको घर ही जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है, बट आपको मैंने बताया प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होते हैं। तो बेसिकली ये भी कुछ सिचुएशन है, कुछ है जो आपको पढ़ने की जरूरत है कि कमिश्नर अपील से केस हार जाते हो तो आईटैट से केस हार जाते हो हाई कोर्ट से केस हार जाते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाते हो तो घर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये डिपार्टमेंट बहुत समझना बहुत जरूरी था ना। साथ में आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है कि सर डिपार्टमेंट ऑफिसर बनते कैसे हैं, क्योंकि मैंने जब डिपार्टमेंट के बारे में सुना था तो मैं भी चाहता था कि डिपार्टमेंट ऑफिसर मैं भी बनूं, ठीक है। और जैसे मेरे को शौक होगा, आई होप आपको भी कुछ ऐसा शौक होगा कि सर हम भी डिपार्टमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। हाँ, हमारे पास भी साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स हों, पुलिस ऑफिसर हमारे साथ घूम रहा हो और मतलब गन हो उसके हाथ में और हमारी सेवा कर रहा हो, और आपके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी हो, ठीक है। किसके नहीं शौक होते ऐसे, है ना भाई? तौर ही अलग होती है। पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, अरे क्या बात है मेरे बेटे की, मेरे बच्चे की, क्या लड़की, क्या बात है कि नहीं? तो ये प्राउड फीलिंग उनको भी आती है जब उनको देखता है कि हाँ कितनी सेवा होती है। ना ये बात समझना, उसके लिए आपको किस कठिनाई को पूरा करना पड़ेगा। सर देखो, दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप यूपीएससी के आप नहीं, यूपीएससी के नहीं, आप नॉर्मल एक होते हैं एसएससी एग्जाम्स होते हैं बेटा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एग्जाम्स क्वालिफाई कर लो, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आईटीओ के कम से कम 10 से 12 साल सेवा करने के बाद आप एसीडीसी बन जाओगे, और उसके बाद एसीडीसी के करीब 15 सालों के बाद आप जॉइंट कमिश्नर बन, मतलब इतने एक्सपोजर के बाद आप जॉइंट कमिश्नर लेवल तक चले जाओगे एसएससी के एग्जाम्स में। एसएससी के एग्जाम्स में कुछ नहीं होता, वही जैसे बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं ना, बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं, वैसे ही एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। ज़्यादा मुश्किल पैटर्न नहीं है, बट लोग इतने सारे देते हैं कि वो सबको पास कर नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए उनको चाहिए कम लोग होते हैं, बट आते बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा रिजल्ट उसका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपीयर करते हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एसएससी एग्जाम्स में क्वालिफाई करो, आईटीओ ऑफिसर बन जाओगे। 10 से 12 साल के बाद 15 साल तक असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आपकी पोस्ट जॉइंट कमिश्नर की कर दी जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर 30 साल हमें इसी जॉइंट कमिश्नर तक पहुंचने में लग गए तो फिर सर एडिशनल कमिश्नर कौन बनता है? सर ये जॉइंट कमिश्नर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कौन बनता है? चीफ कमिश्नर कौन बनता है? सर सीबीडीटी के चेयरमैन तक कैसे जाऊंगा? बात आपकी सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे नहीं बन पाओगे। तो एक शॉर्टकट रास्ता है जिसमें आप डायरेक्टली एसीडीसी बन जाओगे, यानी असिस्टेंट कमिश्नर। आईआरएस के एग्जाम क्वालिफाई कर लो, यूपीएससी करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूपीएससी वो है एक सेंटर है जो एग्जाम्स करवाती है। और यूपीएससी जो है उसके अंडर एक एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, वैसे ही आईआरएस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। बच्चों ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एग्जाम क्वालिफाई करो, आप एसीडीसी बन जाओगे। एसीडीसी बनने के बाद 5 साल के बाद आप जेसी बन जाओगे, 5 साल के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बन जाओगे, और करीब और 5-6 साल के बाद आप कमिश्नर भी बन जाओगे, फिर और 5-6 साल के बाद आप चीफ कमिश्नर बन जाओगे। मतलब आप बुजुर्ग तो होगे जब आप चीफ कमिश्नर होगे, ठीक है, 50s में आप पहुंच जाए होगे, बट चीफ कमिश्नर आप बन जाओगे। उसके बाद चीफ कमिश्नर में कुछ इलेक्शंस होते हैं, कुछ वोटिंग्स होती हैं जो मेंबर्स सारे मेंबर्स देते हैं, और फिर उसमें से कुछ लोगों को में से किसी को सीबीडीटी का चेयरमैन भी बनाया जाता है। बट जरूरी नहीं है कि चीफ कमिश्नर में से ही सीबीडीटी का चेयरमैन बने, कोई बाहर से आउटसाइडर भी बनाया जा सकता है, पढ़ा लिखा। समझ में आया ना? ये सीबीडीटी के जो अपॉइंटमेंट होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, वो मर्जी होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो कैसे करें। तो ये तरीका है आपका सारा।
इज दैट क्लियर? ये हैं ऑफिसर्स, और IARS के एग्जाम्स जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। SSC के आसान है, बट आपने देखा कि SSC के एग्जाम करने के बाद आप कहाँ तक पहुँच सकते हो? मैक्सिमम JC तक पहुँच सकते हो, वो भी मैक्सिमम, ठीक है। IRS के एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप डायरेक्टली ऊपर तक जा सकते हो। बट IRS के एग्जाम्स आपको पता ही होगा, सुना तो होगा, एक प्रीलिम्स का स्टेज होता है बच्चों और एक मेंस का स्टेज होता है। प्रीलिम्स के स्टेज में तो वही 4 एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसमें वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज, तो ये सब आपके एग्जाम्स में होता है, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम होते हैं जिसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका इंग्लिश होता है और एक आपका मेंस एग्जाम के अंदर इंग्लिश होता है, या फिर आप हिंदी अगर चुनते हो तो हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, दोनों में से कोई एक चुनना होता है। और उसके अलावा आपको लैंग्वेज के अलावा साइमल्टेनियसली आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। जैसे आप अगर इनकम टैक्स फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इनकम टैक्स का एक पेपर दो, ठीक है। आप GST में जाना चाहते हो, GST का पेपर दो। तो मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने, मैं आपको बता दूं दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेंस में अगर आप फेल हो गए ना तो प्रीलिम्स आपको दोबारा भरना पड़ता है। जी हाँ, प्रीलिम्स आपको दोबारा देना पड़ेगा। मतलब कैसा लगेगा? अगर आप CA कर रहे हो और आप CA का फाउंडेशन क्लियर कर जाते हो, इंटर में पहुंच गए, इंटर के बाद आप फाइनल भी पहुंच गए, फाइनल में फेल हो गए मान लो, तो आपको फाउंडेशन फिर से देना पड़ेगा। कैसा लगेगा? CS में भी ऐसा ही है। CS में आपने फाउंडेशन किया, CS EET हो गया है, अब एग्जीक्यूटिव किया और फिर आप प्रोफेशनल में पहुंच गए, ठीक है। प्रोफेशनल अगर आपसे फेल हो गए तो आप वापस CS फाउंडेशन फिर से दोगे, यानी CS EET फिर से दोगे। कैसा लगेगा? CMA में भी ऐसा ही है। CMA में फाउंडेशन है, फिर इसके बाद इंटर और फिर फाइनल। आप फाइनल में पहुंच गए, फाइनल में फेल हो गए तो आपको डायरेक्टली फाउंडेशन में धकेल दिया जाएगा। तो आपको कैसा नहीं लगेगा ना? तो बिल्कुल वैसा ही कुछ फील हो रहा था जब मैंने सुना था IRS एग्जाम्स के बाद। जब मैंने सुना था ना IRS एग्जाम्स के लिए कि मैं दूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तो मेरा फिर मन ही नहीं किया। मैं क्या इतनी मेहनत करूंगा, ठीक है, और उसके बाद कंफर्म भी नहीं है कि मैं वो क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हालांकि थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत थी, घर वालों से मोटिवेशन मिल जाती, इधर उधर से मिल जाती तो मैं शायद कर भी लेता। सब मोटिवेशन की बात होती है, बट वो मोटिवेशन मुझे मिली नहीं कहीं से और मैं वैसे ही डिमोटिवेटेड था तो मैंने किया ही नहीं। ये मेरा एक स्टेप था जो मैंने लिया। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कंप्लीटली रिग्रेट करता हूँ, बट हाँ ठीक है, उस वक्त कोई मोटिवेट करने वाला होता तो मैं करता, अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। बट अगर आप करना चाहो तो आपको इस स्टेज से गुजरना होगा। प्रीलिम्स मेंस के बाद GD भी होता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू क्वालिफाई करना हो, समझ गए बात? और इंटरव्यू छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा खतरनाक इंटरव्यू होता है भाई साहब। समझ में आ गई बात? तो ये आपके सामने है जो डिपार्टमेंट है। अब आप मुझे बता सकते हो कोई डाउट है आप लोगों के माइंड में डिपार्टमेंट से रिलेटेड? असेसी समझ में आ गया, असेसिंग ऑफिसर समझ में आ गया, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर समझ में आ गया, ये सारे ऑफिसर्स आप लोगों ने देख लिए, है ना कि है कि नहीं? और फिर इसके बाद आपने ये देख लिया कि अगर कमिश्नर जो उसके बराबर का कौन सा ऑफिसर होता है, कमिश्नर अपील, कि अगर कल को आप कोई केस करना चाहो तो आप किसके पास जाओगे? कमिश्नर अपील। अपील से हार गए तो ITAT, ITAT से हार गए तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो घर। यस या नो? तो एवरीवन, बात समझ में आ गई बच्चों? चलो बच्चों, तो आज की क्लास को फिर करते हैं ख़त्म। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया है? आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टैक्स के डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, 3 बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। आई होप आप लोग पढ़ के आओगे अगली क्लास के अंदर, और फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को अगली क्लास में मैं आपको टैक्स रेट्स बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या टैक्स रेट्स अभी फिलहाल चल रहे हैं, ठीक है, और कैसे उसको कैलकुलेट करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द प्रैक्टिकल क्लास, टैक्स कैसे कैलकुलेट किए जाती है उसके बारे में बताया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।